हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। ये कहानी बिलखुसूस दूसरी जमात से लेकर 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। इस कहानी के बाद बच्चे जानवरों के बड़े गिरोहों की जमात बंदी की वजाहत कर सकेंगे, जानवरों के बसेरों के बारे में बयान कर सकेंगे, इंसानी तरक्की की मुमकिन वजूहात पर गुफ्तगू कर सकेंगे, जानवरों की आवाज़ों को पहचान सकेंगे और कहानी का मरकज़ी ख्याल बयान कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इदारे तालीम व आगाही और चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि बच्चों के अदबी जश्न ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया है, सुनो सुनो एक कहानी के नाम से, जिसमें आप सब बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की कहानियाँ होती हैं। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने लगी हूँ उसका नाम है जंगल में मंगल। इस कहानी को लिखा है रुमाना हुसैन ने। इसमें जो तस्वीर हैं वो भी रुमाना हुसैन ने ही बनाई हैं, जबकि इस कहानी को पब्लिश किया है जाल पब्लिकेशंस वालों ने। कि इस कदीम दौर की कहानी है जब मौसीकी और ज़बान का वजूद हुआ था। इसकी खूबसूरत तस्वीरें जनूबी एशिया के कदीम रिवायती आर्ट से मुतासिर होकर बनाई गई हैं। आप सब लोग ना सिर्फ कहानी सुन सकेंगे बल्कि कहानी के इख्तिताम पर बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा हम आपको नए अल्फाज और उनके मायने बताएंगे और कागज़ की मदद से आपका पसंदीदा जानवर भी बनाना सिखाएंगे। तो बच्चों, हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक घना जंगल था। वहाँ बेशुमार जानवर और कुछ इंसान भी साथ मिलकर दरख्तों के दरमियान खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक नदी बहती थी जिसमें बहुत सी मछलियाँ मज़े में तैरती। दरख्तों पर ढेरों परिंदे बैठकर चहकते, इधर उधर फुदकते या उड़ते फिरते। अपने घोंसले बनाने के लिए वो घास फूस और तिनके भी चुन चुन कर लाते। जंगल में किसी को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सारे जानदार आराम से अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रोज क्या हुआ कि कहीं बहुत दूर से एक लंबा तड़ंगा ऊंट दौड़ता हाँफता कांपता वहां चला आया। इसे जंगल में रहने की आदत तो ना थी, मगर इसे ये जगह बहुत पसंद आई। एक अजनबी को अपने दरमियान देखकर हर तरफ से बंदर, हिरण, सांप, मोर, हुदहुद, बुलबुल, तोते और दूसरे जानवरों और परिंदों ने इसे घेर लिया और सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? ये तुमने अपनी ऊंची पीठ पर क्या उठा रखा है? जंगल में रहने वाली औरतें, मर्द और बच्चे भी वहां चले आए और जानवरों की भीड़ पार करते हुए इस अजीबोगरीब जानवर के करीब जा पहुंचे। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन को घुमाया और अपने इर्द गिर्द जमा सब जानवरों को देखा। फिर इसने सोचा कि वाकई वो खुद बहुत मुनफरिद है। इनमें से किसी के पास इस जैसी गर्दन ना थी और ना ही किसी के पास कोहान था। इसका जिस्म बेहद बड़ा था और इसके पाँव भी बहुत खास थे। भला किसी और के पास क्या ऐसे नर्म पाँव थे? गालबन किसी के पास भी नहीं। वो खासा अक्लमंद भी था। फिर इसने सोचा कि दूसरों की अकल और समझ के बारे में। दिल ही दिल में से यकीन था कि हर जानदार के पास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, 2 पाँव वाला या चौपाया, टांगों के बगैर या फिर 100 पाँव पर रेंगने वाला, परों वाला या बगैर पर के, कुछ ना कुछ समझ तो सारे ही रखते होंगे। सभी ऊंट के जिस्म पर अपना हाथ या अपनी जुबान फेर फेर कर इसका जायजा ले रहे थे। कोई इसके कोहान को छोटा सा टीला समझने लगा तो कोई इसके छोटे छोटे कान देखने लगा। किसी ने इसकी खूबसूरत आंखों में झांक कर देखा और फिर एक दूसरे को आंखों में कुछ इशारे किए। किसी को इसके ऊंचे लंबे कद के मुकाबले में इसकी छोटी सी दुम देखकर हंसी आ गई। एक छोटा इंसानी बच्चा इसकी गर्दन में अपने बाजू डालकर झूलने लगा और दूसरे ने इसके नर्म मुलायम बालों पर अपने चेहरे को रगड़ा। ऊंट बड़े सब्र से इन सब की हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। हर जानवर और परिंदा अपनी अपनी बोली बोल रहा था।
लेकिन ये इस ज़माने की बात है जब इंसान ने बोलना नहीं सीखा था। वो आपस में सिर्फ इशारों ही इशारों में बातें करते और आँखों के ज़रिए अपने दिल की बात कहते। इन्हें मुस्कुराना, हंसना, गमज़दा होना और रोना तो आता था और मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना भी, मगर उन्होंने अभी अल्फाजों का ताना बाना बुनना नहीं सीखा था। जानवर अपने दरमियान ऊँट के आने से और एक बिल्कुल अनोखे दोस्त के मिलने पर अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। जंगल में मंगल का समा था, यानी सब बेहद खुश थे कि अचानक हाथियों की चिंगार सुनकर सारे चुप हो गए। हाथी इसी हजूम की तरफ आ रहे थे। इनके बड़े बड़े कान और छोटी दुमें हिल रही थी और इनकी हलक से निकलकर सूंड के रास्ते होती हुई आवाज़ बिल्कुल बगल बजने जैसी थी। वो करीब आकर जब ऊँट को देखने लगे तो बाकी जानवर इन्हें अपनी अपनी बोलियों में बताने लगे। सबसे ज़्यादा शोर तो बंदरों ने मचाया था और वो हाथियों को अपनी तरफ मतवज्जा करने में लगे थे। लेकिन वहाँ मौजूद परिंदों की चहचहाहट बेहद सुरीली थी। सारे जानवर अक्सर चुप होकर इनको बोलता सुनते थे। इस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। कुछ ही वक्त गुजरा था कि बादल गरजने लगे। हाथी भी इनकी गरज के साथ अपनी गरज मिलाकर चिल्लाने लगे। परिंदे खामोश हो गए। एक औरत ने दरख्त के सूखे तने से लिपटकर इस पर अपने हाथों से थाप देना शुरू कर दी। इधर नदी में रहने वाली मछलियों और कछुओं ने भी उछल उछल कर ये सब कुछ देखना चाहा। इन्हें जंगल से आने वाली थापों की थरथराहट तो महसूस हो रही थी, मगर दरख्तों के इस पार जो कुछ हो रहा था वो इन्हें साफ नजर न आया। वो सब भी फिर एक दूसरे के साथ गुनगुनाती नदी और बरसती फवार की लय में मगन होकर नाचने लगे। इंसान ने अब हर आवाज़ और हरकत पर गौर करना शुरू कर दिया। उन्होंने मोर की बिल्ली जैसी म्याऊं म्याऊं, पपीहे की पीहू पीहू, कोयल की कुकू, तोते की टाई टाई, हाथी की चिंगार, सांप की फिनकार, हिरण की छलांग, मछली की तैराकी और ऊंट के रक्स सबको गौर से सुना, सब कुछ गौर से देखा। इंसान के अपने पाँव और जानवरों के पाँव जब जंगल के फर्श पर बिछे सूखे पत्तों पर पड़ते तो एक खास किस्म की आवाज़ आती, मगर गीले पत्तों पर वो आवाज़ बदल जाती। मगर जब इन पत्तों पर बेरियां और फल गिरते तो ये आवाज़ कुछ और होती। आवाज़ों की इस तरंग ने इंसान को बड़ा मुतासिर किया। इस रोज़ पहली बार इसने इन सब की नकल उतारनी शुरू कर दी। इसने शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की भी नकल उतारी। ऐसा लगता था कि वो मक्खियों की गुनगुन के साथ आवाज़ मिलाकर गुनगुना रहा हो। वो अपने अतराफ हर जानदार चीज़ को देखता, सुनता, महसूस करता, इस पर गौर करता और फिर इनकी नकल उतारता। ये गुनगुनाहट ताल और लय के तार चढ़ाव जिसे हर सुनने वाले के कानों में शहद घोल रहे थे। इंसान के गले से अब कैसी सुरीली सजीली आवाज़ें निकल रही थीं। माएँ यूं तो अपने बच्चों को सुलाने के लिए बगैर लफ्ज़ों की लोरियां गुनगुनाती ही थीं और बच्चे और बड़े एक दूसरे के साथ खुशी के इजहार के तौर पर या एक दूसरे की तवज्जो हासिल करने की खातिर तालियां भी बजाते थे। मगर अब जंगल में कैसा अनोखा जादू सा छा रहा था। ये वही जादू था जिसने आगे चलकर इंसान से अल्फाज बुलवाए, गीत गवाए, वहाँ उगने वाले बांस से बांसुरी नुमा सांस बनवाया और दरख्त के खोखले तने से ढोल नुमा चीज़ तख्लीक करवाई। अपने हाथों और पैरों की हरकत से और गोल गोल घूमकर अपनी खुशी के मुख्तलिफ रूप ढलवाए। ऊँट को भी जंगल की आवाज़ें अच्छी लगने लगी। इसने कुछ अरसा वहीं रहने का फैसला किया। सा सा रे रे गा गा, बोलो ना गाओ ना गा गा, मामा मामा मामा, आओ आओ मामा, पापा धा धा नी नी, मोर हाथी हिरनी, सा सा रे रे गा गा,
बोलो गाओ गागा, मामा पापा धाधा, आओ आओ हा हा। इंसान ने शायद इसी तरीके से खुद सुर सीखे और सिखाए, और यूं ये मौसीकी जंगल से निकलकर हर सू हर तरफ पूरी दुनिया पर छा गई। ऊंट तो आप सबने देखा ही होगा, और बाज ने तो ऊंट की सवारी का लुत्फ भी उठाया होगा। आपने देखा होगा कि ऊंट की कमर का कुछ हिस्सा उभरा हुआ, ऊंचा और मोटा सा होता है। इसे कोहान कहते हैं। ये दरअसल चर्बी जमा करने की जगह है जिसे ऊंट सफ़र के दौरान इस्तेमाल करता है। इस हिस्से में चर्बी होती है जिसकी वजह से ऊंट कई दिन तक भूखा प्यासा सफ़र कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सहरा में बहुत गर्मी होती है। ऊंट 20 गैलन से 30 गैलन तक पानी पी सकता है। पूरी दुनिया में 35 मिलियन से ज़्यादा ऊंट पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर अरब इमारात, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो अब हम सीखेंगे कुछ नए अल्फाज और उनके मायने। चिंगाड़, चीखना या शेर का धाड़ना। चहचहाहट, बहुत सारे परिंदों का एक साथ बोलना। फवार, नन्ही नन्ही बूंदों की बारिश। तैराकी, तैरने का फन। भिनकार, सांप के सांस छोड़ने की आवाज। भिनभिनाहट, मक्खियों या मच्छरों के हजूम की आवाजें। कोहान, ऊंट की पीठ पर उभरी हुई बुलंदी।
हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। जो जिंदगी बदल दे हमको वो निसाब चाहिए।